हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन जो आहार विज्ञान एवं पोषण जिसमें एक चैप्टर पढ़ रहे हैं भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह, उसमें अपन अभी तक पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं जो कि मैं पूर्व में आपको बता चुकी हूँ। तो आज अपन वापस उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, भोजन के कार्य फंक्शंस ऑफ फूड, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने आपको भोजन के कार्य का ये बताया था कि भोजन मनुष्य को जीवित रहने के लिए बताया था कि वायु है, जैसे ऑक्सीजन अपन सांस लेते हैं, साथ के अंदर अपन जो पानी पीते हैं, जल है, वायु है और भोजन है। इन तीनों का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी के अंदर, और हम इनको खाए बिना या पिए बिना या सांस लिए बिना कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं। और साथ में मैंने आपको ये बताया था कि भोजन द्वारा कई कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिसमें मैंने पहले आपको बताया था शारीरिक कार्य, जिसे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कहते हैं। दूसरा है सामाजिक कार्य, सोशल फंक्शन, और तीसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य। अब पहला अपन ने जो लिया था सामाजिक कार्य, शारीरिक कार्य फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, तो उसके अंदर अपन पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं, और वो पॉइंट जो था वो शारीरिक कार्य के अंदर भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसका अपन पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब अपन आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है कि भोजन शारीरिक वृद्धि एवं विकास करता है। तो भोजन द्वारा शारीरिक वृद्धि एवं विकास का कार्य संपन्न होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है और बार बार बता रही हूँ कि भोजन के बारे, क्योंकि ये जो टॉपिक है और ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के नाम ही आहार विज्ञान एवं पोषण है। तो इसमें माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तब से लेके वृद्धावस्था तक की अवस्था में आपको क्या पोषण लेना चाहिए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है, मैंने बताया था। वृद्धि जिसे ग्रोथ कहते हैं, ये 18-19 साल के बाद में रुक जाती है। लेकिन जो विकास वर्ड है, विकास जो होता है, डेवलपमेंट, वो ज़िंदगी भर तक चलता रहता है। तो जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसके बाद अपन आज सेकंड पॉइंट पर आते हैं। भोजन द्वारा शारीरिक वृद्धि एवं विकास का कार्य संपन्न होता है। यही कारण है कि गर्भ धारण के समय एक छोटे से अंडाणु और शुक्राणु, मतलब ओवम एंड स्पर्म के मिलन के बाद जिस जगह का निर्माण होता है वही जायगोट जो होता है वो माँ के गर्भ में होता है, जो कि छोटा सा एक प्राणी बन जाता है। जैसे कि एक अपना एक सिंगल वो होता है और एक पॉइंट से लेके वो आगे तक बढ़ता जाता है और उसका निर्माण हो जाता है, जिसे कहते हैं जायगोट। वही जायगोट 9वें माह तक एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर लेता है। और रूप धारण करने के बाद के अंदर जिसमें स्वतंत्र रूप से जीने की क्षमता होती है, मतलब 9 महीने के बाद में वो माता के गर्भ से बाहर निकल जाता है। तब तक वो माता के गर्भ में ही उसी के अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही पोषक तत्व प्राप्त करता है। लेकिन बाहर निकलने के लिए वो स्वतंत्र जीने की क्षमता होती है। उस समय वह शिशु 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलोग्राम से 40 से 50 सेंटीमीटर लंबाई का होता है, जो कि युवा अवस्था तक 50 से 75 किलोग्राम या 5 से 6 फीट की लंबाई को प्राप्त करता है। ये वृद्धि है, क्योंकि वहाँ पे प्राप्त करने के बाद में वो चीज़ रुक जाती है और अब जो होती है वो विकास होता है। माता के गर्भ में भ्रूण माँ के भोजन से आहार ग्रहण करता है। कैसे करता है वो आपको बता ही दिया था, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा करता है। तथा जन्म के पश्चात आहार
उसे स्वयं वहन करना पड़ता है। शुरू में तो क्या होता है कि वो माँ का दूध पी रहा होता है, तो आजकल डॉक्टर्स बोलते हैं कि कई दिन तक पीना पड़ता है, लेकिन सप्लीमेंट फूड भी 3 या 4 महीने बाद देने पड़ते हैं, जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं। बच्चों में वृद्धि एवं विकास का होना भोजन की पर्याप्त संतुलित मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है और भी लोहा है। खनिज लवण में कई चीज़ें आ जाती हैं, प्रोटीन है मेन, तो इन पर निर्भर करता है। और मैंने ये भी बताया था कि आहार तालिका एक दिन की बनाई जाए तो उसमें एक ही एक चीज़ ना दी जाए, उसमें सारे जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो अलग अलग रूप से उनको दिए जाने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद में अपन आते हैं कि भोजन में उपस्थित प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन एवं जल इन कार्यों को करते हैं। आपको बताया था बाल्यावस्था में वृद्धि ज़्यादा तीव्र गति से होती है, क्योंकि उस समय बालक जो होता है वो इस रूप में होता है कि वो उसका कार्य जो होता है शरीर का वो कम होता है, तो उसको ज़्यादा पोषक तत्व लगते हैं, तो वृद्धि और तीव्र गति से होती है। इस समय पौष्टिक एवं संतुलित आहार की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद के अंदर क्या होता है कि इनकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ने के बाद में युवावस्था में वो भोजन ग्रहण करता है। वह शरीर की यथास्थिति रखने एवं स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। वृद्धावस्था में शरीर निर्माणात्मक मतलब जिसे कहते हैं कि उसका निर्माण होता है, भोज्य तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर की कोशिकाएं एवं जितने भी अंग होते हैं उनका निर्माण कमज़ोर पड़ जाता है, कम होता है। और कम होने की वजह से वो क्या होता है कि कम होने की वजह से उसको प्रोटीन की और विटामिन, खनिज लवण युक्त भोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। फिर आता है अपना तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट के अंदर क्या होता है कि तीसरे पॉइंट के अंदर भोजन शरीर से रोगों से रक्षा प्रदान करता है। भोजन से शरीर सुरक्षात्मक शक्ति प्राप्त होती है। भोजन से ही रक्त बनता है। रक्त में ही लाल रक्त कणिकाएं जिसे कहते हैं रेड ब्लड कैप्सूल, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे कहते हैं WBC या वाइट ब्लड कैप्सूल्स विद्यमान होते हैं। रक्त के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, तब मैं और बताऊंगी कि क्या क्या होते हैं। विम्बाणु भी होते हैं उसमें। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो रोगाणुओं से तथा अथवा बाहरी सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता होती है। मतलब ये क्या होता है कि श्वेत रक्त रेड ब्लड कैप्सूल्स हमारे को और अलग तरह से काम करता है, और श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो रोगों से लड़ने की क्षमता रखती हैं। अगर कोई भी रोग का जीवाणु हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है तो WBC कार्यकृत हो जाती है, मतलब एकदम से एक्टिव हो जाती है श्वेत रक्त कणिकाएं, और वो उनसे लड़ती हैं। और अगर उनमें इतनी शक्ति है पोषण के माध्यम से कि हम अच्छा पोषण दे रहे हैं, तो वो जीवाणुओं से जीत जाती हैं, और जीतने के बाद में वो रोग हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता है या बच्चों के शरीर में प्रवेश नहीं करता है। लेकिन अगर पोषक तत्व ढंग अच्छा नहीं मिला हुआ होता तो ये लड़ती हैं, या तो नष्ट कर डालती हैं, या फिर ये खुद भक्षण हो जाती हैं या खुद मर जाती हैं, और रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार की उपस्थिति में खनिज लवण एवं विटामिन रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। अब अपन 4th पॉइंट पर आते हैं। 4th पॉइंट है भोजन शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करता है। वो कैसे करता है वो भी आप देख लीजिए कि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के संचालन, नियंत्रण एवं नियमन के लिए नियमन मतलब रेगुलरिटी के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है।
भोजन में उपस्थित प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन कार्य करते हैं। शरीर का तापक्रम पर नियंत्रण करना, मतलब शरीर में बुखार ना हो, उसका तापक्रम सर्दी गर्मी के हिसाब से बना रहे, जल का संतुलन बना रहे, उस पर नियंत्रण करना। रक्त का थक्का बनाना, कई बार ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लीडिंग होती जाती है, अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो वो ब्लीडिंग होती ही जाएगी। उत्सर्जन, जो भी हम खाते पीते हैं तो उसको, वेस्ट पदार्थ को उत्सर्जित करने का कार्य। हृदय का धड़कना, हार्ट बीटिंग्स, श्वसन गति का नियमन, कि श्वसन आपको सही तरीके से आता है, आदि का कार्य भी भोजन की आवश्यकता होती है। अब मैंने आपको जो बताया था कि शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, भोजन के ये कार्य होते हैं। तो सेकंड पॉइंट के अंदर अब मैं आपको जो बताऊंगी वो बताऊंगी कि सोशल फंक्शंस या सामाजिक कार्य। ये नया टॉपिक है, ये नया पॉइंट है, भोजन के कार्य का या फंक्शंस ऑफ फूड का, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको जारी रखिए। थैंक यू।